वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। दिस इज अरविंद सिद्धांत। आज के वीडियो में प्रवक्ता परीक्षा में दिए गए सिलेबस के सामान्य अध्ययन की चर्चा करने जा रहा हूं। सामान्य अध्ययन की बात करें तो उसमें भारतीय संविधान के सेक्शन वाले हिस्से की हमें जिक्र करता हूं। भारतीय संविधान की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में यानी राज्य व्यवस्था में जो सिलेबस दिया गया है आपका, उसमें पहला चैप्टर, पहला यूनिट जो है वह है भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो उसे हम कई अध्यायों में विभक्त करके देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से अभिगृहित। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल्य कर्तव्य, एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, आपातकालीन उपबंध तथा त्रिस्तरीय सरकार। अब हम बारी बारी से एक एक करके विस्तृत चर्चा करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आपका सबसे लंबा लिखित संविधान। बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और तथा सबसे लंबा लिखित संविधान है। जबकि संविधान को सबसे पहले किसने लिखा था? तो अमेरिका ने लिखा था। अर्थात अमेरिका वह प्रथम देश है जिन्होंने सबसे पहले संविधान को लिखित फॉर्म में दिया था। इसके पहले ब्रिटेन में जॉन सम्राट के समय में संविधान को लिखने का अधिकार दिया गया था। ब्रिटेन के बाद फ्रांस की सरकार ने अपने नागरिकों के हित के लिए संविधान को लिखने का अधिकार दिया था, परंतु तार्किक रूप से सबसे पहले अमेरिका ने संविधान को लिखा। इस प्रकार अमेरिका का लिखित संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत की बात करें तो संविधान के लागू होते समय तथा वर्तमान में संविधान में काफी अंतर देखा गया है। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जहां 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे, वहीं निरंतर क्रमिक विकास के कारण संविधान में भी समय समय पर रिफॉर्म्स होते रहे और रिफॉर्म्स होने के साथ साथ इसमें कई बदलाव हुए। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 463 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 26 भाग है। इस प्रकार से देखते हैं कि मूल संविधान और वर्तमान के संविधान में काफी विविधता देखने को मिलती है। तो आपका प्रथम प्रश्न जो बनता है ये यहां से या तो मूल संविधान से या तो वर्तमान समय से पूछ लिया जाएगा कि मूल संविधान में या संविधान के लागू होने के वक्त कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थी या कितने भाग थे। या इस प्रश्न को इस प्रकार से घुमा के पूछा जाएगा कि मूल संविधान और वर्तमान में अनुसूचियों में कितने बदलाव हुए, अर्थात कितने वृद्धि हुए अथवा कितने भाग में कमी हुए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो है विभिन्न स्रोतों से अभिगृहित। देखते हैं हम लोग, क्या मतलब है विभिन्न स्रोतों से अभिगृहित? भारतीय संविधान वो विभिन्न देशों से लिया गया एक पिटारा है। अर्थात संविधान निर्माताओं ने संविधान के लिखने से पहले
भारत के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन किया। इन्होंने देखा कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार तक अलग अलग सभ्यता संस्कृति के लोग रहते हैं। अलग अलग सभ्यता संस्कृति के लोग रहने के कारण उनके विचार भी अलग थे। अर्थात भारत के संविधानकर्ताओं ने विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद ही संविधान को लिखा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता विभिन्न स्रोतों से अभिग्रहित है, जिसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम का सर्वाधिक योगदान है। इसके पश्चात ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड के संविधान, अमेरिका के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, कनाडा के संविधान, सोवियत संघ के संविधान तथा जर्मनी के संविधान से भी भारतीय संविधान के कुछ पॉइंट्स को लिए गए हैं। संविधानकर्ताओं ने विभिन्न देशों के संविधान को ज्यों का त्यों नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उन संविधान में कुछ रिफॉर्म्स किए, उसमें कुछ बदलाव किए और फिर भारतीय संविधान को लिखा। तो देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या मुख्य पॉइंट लिए गए हैं। यहां मैं आपको कुछ विशेष पॉइंट ही बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी चीजें लिए गए, लेकिन जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मैं उन्हीं पॉइंटों का यहां जिक्र करता हूं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक कहां का संविधान से अभिग्रहित है। तो आपका उत्तर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, अर्थात 200 से अधिक आर्टिकल्स सीधे सीधे 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। दूसरा प्रश्न आता है कि दूसरा सर्वाधिक कहां लिया गया है। तो चूंकि स्वतंत्रता के पहले ब्रिटेन का संप्रभु था, अर्थात आजादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान पे ब्रिटिशों का योगदान सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो देखते हैं ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब क्या है कि किस प्रकार से शासन को लिखा जाएगा या किस प्रकार से शासन कार्य करेगी, उसे ही हम कहते हैं विधि का शासन। दूसरा, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया व एकल न्यायिक प्रक्रिया मुख्य रूप से ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह विधि के शासन को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। विधि का शासन मुख्य रूप से 3 इकाई पर कार्य करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, ये शासन के 3 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें विधायिका विधि बनाने का कार्य करती है। विधि का मतलब कानून बनाने का काम करती है, अधिनियम बनाने का काम करती है। यह विधि कहां बनेगा? तो यह विधि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही यह कानून बनती है। जब विधि बन जाता है तो वह कहां आता है? कार्यपालिका के पास आता है। कार्यपालिका का मतलब जो विधि के द्वारा कानून बन गए हैं उन्हें कार्यपालिका अंग के द्वारा या कार्यवाहक अंग के द्वारा किया जाएगा। अर्थात विधायिका का मुख्य काम विधि बनाने से है, वही कार्यपालिका का मुख्य काम विधायिका के द्वारा बने गए कानूनों को कार्यपालिका के द्वारा कार्यान्वयन करने से है। न्यायपालिका जो कि एक स्वतंत्र इकाई है, परंतु न्यायपालिका भी विधायिका के द्वारा बने गए कानूनों पर ही
न्याय देगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान से विधि का शासन एक प्रमुख अंग माना जाता है। अब देखते हैं हम कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। बात करते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी क्या है, तो मानव कल्याण के लिए कुछ विधि बनाए गए हैं और यह विधि सर्वोच्च न्यायालय में योग्य नहीं है। अर्थात संविधान के लिखते समय कुछ इस प्रकार से विधि बनाए गए हैं ताकि मानव कल्याण में योगदान हो सके, उसे ही हम राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, आयरलैंड के संविधान। इसी प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है कि आयरलैंड के संविधान से मुख्य रूप से क्या लिया गया है, तो आपका आंसर होगा राज्य का नीति निदेशक तत्व। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। तो जो भाग लेता है उसे ही हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जो भाग लेंगे उसे ही हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से सबसे पहले मूल अधिकार लिया गया है। मूल अधिकार जिसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक व्याख्या किया गया है। अर्थात मूल अधिकार क्या है, तो जो व्यक्तियों के जीवन निर्वाह करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार ही मूल अधिकार कहलाता है। अर्थात एक्स एक व्यक्ति है, इसके चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी विकास से मतलब इसके आर्थिक विकास, इसका सामाजिक विकास, इसका नैतिक विकास, इसका सांस्कृतिक विकास से है। अर्थात कोई व्यक्ति एक्स है, इसके आर्थिक विकास, इसके सामाजिक विकास, इसके नैतिक विकास, इसके सांस्कृतिक विकास के लिए सरकार के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वह अधिकार ही मूल अधिकार कहलाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा, अमेरिका से लिया गया है। इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से अमेरिका के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। ध्यान देंगे यहां लिखा दिया गया है नहीं लिया गया है, तो 3 पॉइंट इसके होंगे और 1 पॉइंट किसी और के हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपात मुख्य रूप से लिया गया है। बात करते हैं उद्देशिका क्या है, तो उद्देशिका हमारे संविधान की एक कुंजी है। कुंजी का मतलब
जिस प्रकार एक व्यक्ति का आधार एक आइडेंटिफाई करता है, उसकी पहचान पत्र है, ठीक उसी प्रकार से उद्देशिका जो है वो हमारे संविधान का एक आइडेंटिफाई है, एक परिचय पत्र है। ठीक है, तो उद्देशिका जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, भारतीय संविधान में उद्देशिका की संकल्पना जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम दिया था और उद्देशिका पूरे भारतीय संविधान का एक कुंजी है, अर्थात यह परिचय पत्र है। उद्देशिका को जान लेने से हम किसी भी देश के संविधान का मोटा मोटा भाग समझ लेते हैं। तो उद्देशिका का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? तो अमेरिका से आया है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। यहां एक शब्द आता है महाभियोग। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि महाभियोग का अर्थ क्या होता है। तो महाभियोग का अर्थ मतलब पद से हटाना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में महाभियोग मुख्य रूप से राष्ट्रपति पर, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर लगाया जाता है। तो ध्यान देंगे, महाभियोग का अर्थ क्या है? पद से हटाना। किस पे लगाएंगे? तो मुख्य रूप से राष्ट्रपति पर लगाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पर लगाएंगे। महाभियोग का कारण क्या है? क्यों लगाते हैं महाभियोग? तो यहां राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जब कोई अपराध में लिप्त पाया जाता है अथवा जब संविधान का अवहेलना करता है अथवा जब अपने कर्तव्य को भली भांति सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाता है तब उसे पद से हटाने की आवश्यकता होती है, अर्थात उस पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो महाभियोग क्या है? महाभियोग अर्थात पद से हटाना। किस पे लगाएंगे? राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुख्य रूप से लगाएंगे। क्या कारण है लगाने का? अगर राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश किसी अपराध में लिप्त हो अथवा संविधान की अवहेलना करता हो अथवा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता हो, इस परिस्थिति में हम राष्ट्रपति पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाएंगे। बात करते हैं महाभियोग कहां लगाया जाता है। कहां की बात होती है? तो एक ओर जहां संसद है वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका, अर्थात या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट या तो अधीनस्थ कोर्ट। चूंकि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसीलिए महाभियोग को न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय में ना लगाकर कहां लगाते हैं? तो संसद में लगाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि महाभियोग संसद न्यायपालिका में ना लगाकर संसद में लगाया जाता है, मुख्य कारण क्या है? क्योंकि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसीलिए महाभियोग को न्यायपालिका में ना लगाकर कहां लगाते हैं? तो संसद में लगाते हैं। बात करते हैं कि महाभियोग संसद के कहां, कौन से सदन में लगता है? लोकसभा में लगता है, राज्यसभा में लगता है, दोनों में लगता है। तो प्रश्न का उत्तर होगा कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगता है, या तो लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है अथवा राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। लगने की प्रक्रिया क्या है? देखते ही जरा।
महाभियोग कहां लगाए? हम संसद में लगाए, लोकसभा और राज्यसभा। बात करते हैं कि अगर लोकसभा में हम पहले आते हैं तो क्या काम करना होगा कि लोकसभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं इसके 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य है। मतलब जिस सदन में महाभियोग जाएगा उस सदन के कुल उपस्थित सदस्यों का 1/4 सदस्य का रिटन स्टेटमेंट आवश्यक है। रिटन स्टेटमेंट मिलने के बाद उसका जेरॉक्स कराया जाता है और फिर प्राप्त लिपियां सदन के सभी सदस्यों में वितरित कर दी जाती है। इसके साथ ही 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या भेजते हैं? तो नोटिस भेजते हैं। यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि महाभियोग लगने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाता है? तो उत्तर होगा 14 दिन पूर्व। अगर प्रश्न ऐसा हो क्या राष्ट्रपति इसके खिलाफ कहीं जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। राष्ट्रपति महाभियोग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इतना होने के बाद जिस सदन में आएगा उस सदन के 2/3 सदस्य से क्या होगा? पारित होगा। पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में यानी कि राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद सबसे पहले एक जांच कमेटी बनती है। जांच कमेटी में 3 सदस्य होते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, दूसरा महान्यायवादी होते हैं, तीसरा किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है। इन तीनों मिलकर पूरी जांच करते हैं। जांच में यदि राष्ट्रपति अपराध भी पाया जाता है तो पुनः उसे सदन में लाया जाता है और फिर उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। जो ही 2/3 बहुमत से पारित होता है राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? महाभियोग कहलाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महाभियोग टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायः यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना और केंद्र राज्य संबंध लिया गया है। जैसे कि मैंने बताया प्रस्तावना जो क्या है एक परिचय पत्र है, वही केंद्र राज्य संबंध का मतलब हो जाता है कि केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का बंटवारा है यहां केंद्र और राज्य में मुख्य रूप से शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का विभाजन है। तो केंद्र को कितनी शक्तियां दी गई है, राज्य सरकार के पास कितनी शक्तियां दी गई है। जब इस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा है वो कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा की बात करते हैं, कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघीय शासन प्रणाली। क्या मतलब संघीय शासन प्रणाली का? कि किस प्रकार से यूनिटरी संपूर्ण भारत पर शासन करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। बात करते हैं सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो सोवियत संघ से मूल्य कर्तव्य की संकल्पना ली गई है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपात उपबंध की संकल्पना ली गई है। आपातकालीन शक्तियां की बात करें तो आपातकालीन शक्तियां किसमें निहित होती है? तो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। देखें जरा,
अगर निहित की बात करें हम तो किस में होगा, तो राष्ट्रपति में होगा। आपातकालीन शक्तियां की बात करें तो राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। क्या है 352? कि जब युद्ध की स्थिति हो या गृह युद्ध की स्थिति हो या आंतरिक अशांति हो, इन तीनों ही परिस्थिति में राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में अथवा किसी राज्य में क्या लगा सकते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 352 के तहत जब संपूर्ण देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई हो अथवा गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो अथवा आंतरिक अशांति हो, तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रीय शासन लगाते हैं। अनुच्छेद 356 क्या है, तो अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता, क्या मतलब इसका, देखते हैं। हम इसे केंद्र और राज्य में विभक्त कर कर स्पष्ट करते हैं। अर्थात आर्टिकल 356 जो संवैधानिक तंत्र की विफलता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता केंद्र में भी लागू की जा सकती है, साथ ही साथ राज्य में भी लागू की जा सकती है। जब केंद्र में सरकार गिर जाए या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, यानी अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, उस परिस्थिति में संपूर्ण भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी राज्य में सरकार गिर जाए अथवा मुख्यमंत्री की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, तो उस परिस्थिति में राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आर्टिकल 356 अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता। आर्टिकल 356 कहां लगाएंगे, केंद्र में भी लगाया जाएगा, राज्य में भी लगाया जाएगा। मुख्य रूप से क्यों लगाते हैं, तो सरकार के गिर जाने अथवा सरकार के अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने के पश्चात उस राज्य में अथवा संपूर्ण भारत में हम क्या लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 360 क्या है, तो अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपात से है। जब संपूर्ण भारत में अथवा भारत के किसी एक हिस्से में अथवा राज्य में अथवा किसी 2 राज्य में या 2 से अधिक राज्यों में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाए और महंगाई अचानक तीव्र वृद्धि हो जाए, उस परिस्थिति में उस राज्य में अथवा संपूर्ण भारत में वित्तीय आपात की स्थिति लगती है। अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है, तो 0 बार। अर्थात भारत में अब तक 1 बार भी यानी 0 बार वित्तीय आपात लगाया गया है। तो यह हो गया हमारा विभिन्न स्रोतों से अभिग्रहित। अर्थात संविधान की दूसरी विशेषता कि संविधान, हमारा जो संविधान है, विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन करने के पश्चात कुछ कुछ भाग लिया गया है और वह कुछ कुछ भाग में संविधानकर्ताओं ने संशोधन करने के पश्चात अर्थात भारत की सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक स्थिति, सामाजिक कुरीतियां, गरीबी और शिक्षा को देखते हुए उसमें रिफॉर्म्स करते हैं और फिर उन्हें भारत के संविधान में शामिल करते हैं। तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक कहां से लिया गया है, तो 1935 के संसद भारत शासन अधिनियम से। दूसरा सबसे अधिक कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। तीसरा कहां लिया गया है, अमेरिका से। अभी तक आपने देखा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चाओं में
विभिन्न देशों के संविधान की पॉइंट्स को हम देख रहे थे। वहीं इसकी विशेषताओं की अगली कड़ी में हम देखते हैं नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। क्या मतलब है नम्यता तथा अनम्यता? नम्यता का मतलब लचीलापन है, अर्थात फ्लेक्सिबल का होना है। वहीं अनम्यता अर्थात कठोर यानी कि रिजिड का होना है। तो भारतीय संविधान में लचीला रुख भी अपनाया गया है, साथ ही साथ कठोरता का रुख भी अपनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारतीय संविधान में जब कोई अधिनियम विधि बनने के लिए जाती है, जब कोई विधेयक कानून बनने के लिए जाता है, तो मुख्य रूप से 3 प्रावधान है। पहला प्रावधान के तहत साधारण बहुमत के द्वारा वह विधेयक कानून बन जाता है। दूसरा कि विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत का मतलब है कि 2/3 बहुमत का रिटन स्टेटमेंट का हस्ताक्षर होना चाहिए तथा यह हस्ताक्षर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के सदस्यों में से होना चाहिए। और वहीं तीसरा प्रावधान विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों का अनुसमर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। अर्थात भारतीय संविधान में कानून बनने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रावधान किए गए हैं। साधारण बहुमत जिसमें 49% और 51% यानी कि सिंप्लिसिटी रूल्स को फॉलो किया जाता है। वहीं दूसरा विशेष बहुमत यानी सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। फिर दूसरे सदन में जाता है, वहां पर भी 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होने के बाद राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलना आवश्यक है, तब जाकर वह कानून बनता है। इस प्रकार से देखते हैं कि कानून बनने के लिए यानी कि अधिनियम बनने के लिए फ्लेक्सिबल और रिजिड का होना आवश्यक है। अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, विकल्प में आएगा लचीला है, दूसरा विकल्प आएगा कठोर है, तीसरा विकल्प आएगा लचीला भी है कठोर भी है, और चौथा आएगा ना तो लचीला है ना तो कठोर है। तो सही विकल्प क्या है कि लचीला होने के साथ साथ कठोर भी है, अर्थात साधारण बहुमत से भी पारित हो सकता है, विशेष बहुमत से भी पारित हो सकता है, और राज्यों के अनुसमर्थन यानी कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन मिलने पर भी पारित होता है। सीधा सीधा कहें तो भारतीय संविधान की विशेषताएं फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ रिजिड भी है। ठीक है, अब आते हैं इसके चौथे पॉइंट्स पर। देखिए जरा कि सरकार का संसदीय स्वरूप, अगर सरकार की संसदीय स्वरूप की बात करें तो यहां सीधा सीधा सरकार से है कि सरकार किस प्रकार से शासन करती है। तो सरकार की 2 प्रकार से शासन करने की प्रणाली है। पहला एक अध्यक्षात्मक प्रणाली से करती है, तो दूसरा संसदीय प्रणाली का स्वरूप है। मतलब क्या, ध्यान देंगे, अध्यक्षात्मक प्रणाली तथा संसदीय प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली से क्या समझते हैं, जिस पर जब विधेयक कार्यपालक से स्वतंत्र होता है तो इस प्रकार की प्रणाली को अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं। मतलब जब कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है, सामान्यतः विधायिका का मुख्य काम विधि पारित करना होता है, कार्यपालिका का मुख्य काम विधि के द्वारा पारित जो विधि होते हैं यानी विधेयक के द्वारा पारित जो विधि होते हैं उनको कार्यपालिका कार्यान्वयन में लाते हैं। परंतु अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के प्रणाली को हम अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं। अमेरिका का सरकार
अध्यात्मात्मक प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वहीं अगर ब्रिटेन की सरकार की बात करें अथवा भारत की सरकार की बात करें तो वहां क्या है, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है कि जब विधेयक और कार्यपालक में एक संबंध होता है, अर्थात कार्यपालिका पूरी तरह से विधायिका पर निर्भर होता है, तो ऐसे प्रणाली को संसदीय प्रणाली कहते हैं। ब्रिटेन की प्रणाली तथा भारत की प्रणाली संसदीय प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो संविधान की विशेषताओं में दो प्रकार से, अध्यात्मात्मक प्रणाली, संसदीय प्रणाली। अध्यात्मात्मक प्रणाली जब विधायिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है, अध्यात्मात्मक प्रणाली कहलाता है। जब कार्यपालिका विधेयिका पर पूरी तरह से निर्भर होता है, संसदीय प्रणाली कहलाता है। अमेरिका अध्यात्मात्मक प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ब्रिटेन तथा भारत संसदीय प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता का क्या मतलब है, देखेंगे जरा। संप्रभुता मतलब सबऑर्डिनेटी, जिसके पास शासन करने का अधिकार हो उसे ही हम संप्रभुता कहते हैं, अर्थात सबऑर्डिनेटी। देखेंगे कि शासन का अधिकार मुख्य रूप से किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। यदि राष्ट्रपति पूरी तरह से शासन करने का अधिकार इसमें निहित है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, संसदीय संप्रभुता कहेंगे। बात यहां करते हैं ब्रिटेन, अमेरिका और भारत के संप्रभुता की। अमेरिका की बात करते हैं तो यहां जो राष्ट्रपति होते हैं इनका 4 वर्ष में चुनाव हो जाता है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति जो होते हैं वो राजतंत्रात्मक होते हैं, मतलब एक बार राजा बनने के बाद जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह राजतंत्र का काम करते हैं। भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार से संसदीय संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति का प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, चुनाव होता है। अब बात करते हैं हम मूल अधिकार की। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता मूल अधिकार है। मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। मूल अधिकार की ऐतिहासिक पहलू की अगर बात करें हम तो देखते हैं कि मूल अधिकार सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सम्राट जॉन ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए ताकि उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास हो सके। ब्रिटेन के बाद फ्रांस के सरकार ने भी अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए। कुछ समय पश्चात अमेरिका के सरकार ने अपने नागरिकों को लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान किए। इस प्रकार से अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जिन्होंने अपने नागरिकों को लिखित संविधान यानी लिखित मूल अधिकार प्रदान किए। कुछ समय पश्चात भारत इन सभी देशों का अवलोकन करने के बाद अपने नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार देना चाहते थे। तत्पश्चात अमेरिका के संविधान का अवलोकन करने के बाद भारत के संविधान में भी मूल अधिकार को शामिल कर लिया गया। मूल अधिकार भारत में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार शामिल था। अर्थात संविधान के लागू होने वक्त, संविधान के लागू होने तक मूल अधिकार में 7 पॉइंट थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में मूल अधिकार की श्रृंखला से हटाकर आर्टिकल 300 क के तहत विधि का अधिकार बना दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार कहां है, तो आंसर देंगे संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में है। पुनः इसको घुमा के पूछता है क्या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार है। प्रश्न आता है कि मूल अधिकार में कितने अधिकार शामिल थे, तो बहुत सारे लोग विकल्प 6 को सही मानते हैं, जबकि यह गलत है, क्योंकि 6 अभी वर्तमान में है, परंतु मूल अधिकार में टोटल कितने अधिकार दिए गए थे? 7 अधिकार दिए गए थे। यहां देखते हैं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। इन सभी अधिकारों का डिटेल में अध्ययन हम मूल अधिकार के टॉपिक पे करेंगे। जब हम मूल अधिकार का चैप्टर पढ़ेंगे तब सभी अधिकार को हम लोग वहां पे डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहां संविधान की मुख्य विशेषताओं में नेक्स्ट पॉइंट राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं। बात करते हैं राज्य का नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है, तो राज्य का नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राज्य का नीति निदेशक तत्व है क्या, तो राज्य का नीति निदेशक तत्व यानी कि सरकार अपने नागरिकों को सामाजिक कल्याण हेतु कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधानकर्ता जब कोई कानून बनाता है या जब कोई कानून बनाए थे उस समय सभी व्यक्तियों के कल्याण को मध्य नजर में रखते हुए कानून बनाए थे, अथवा जब कोई विधायक कोई कानून पारित करता है तो वह विधेयक समाज के कल्याण के लिए सार्थक है अथवा नहीं है। इन सबों का अध्ययन कहां करते हैं हम लोग, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में करते हैं। नेक्स्ट जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है वह है मूल्य कर्तव्य। मूल्य कर्तव्य क्या है, तो मूल्य कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा लाया गया था। वास्तव में मूल कर्तव्य प्रारंभ में 10 थे, परंतु इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 11 कर दिया गया। अगर प्रश्न आता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो कितना है, 11 है। 11वां क्या था, तो शिक्षा का अधिकार था, जहां प्रत्येक व्यक्तियों को 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट संविधान की मुख्य विशेषताओं में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है, देखते हैं। नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत भारत में 5 प्रकार से नागरिक लेने का अधिकार है। यहां नागरिकता हम अमेरिका तथा ब्रिटेन की तुलना भारत से करेंगे। बात करते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में केंद्र में और राज्य में दोनों ही जगह पे नागरिकता लेना अनिवार्य होता है। इसलिए अमेरिका जैसे देशों में नागरिकता का स्वभाव कैसा है, तो दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से मतलब क्या कि केंद्र में नागरिकता होने के साथ साथ राज्य में भी नागरिकता है। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में नागरिकता क्या है, तो ब्रिटेन में केवल और केवल केंद्र में नागरिकता है।
ठीक ब्रिटेन का अवलोकन कर भारत में एकल नागरिकता को रखा गया है। अर्थात भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है? एकल नागरिकता है। वहीं अमेरिका में नागरिकता का स्वरूप कैसा है? दोहरी नागरिकता है। बात करते हैं हम लोग संविधान की अलग विशेषता की, तो वह है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष पूरा कर चुका होता है तो वह चुनाव में भाग ले सकता है। जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष पूरा कर चुका होता है तो वह चुनाव में भाग लेता है, चाहे वह केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्रांतीय सरकार हो। इस प्रकार की जब विशेषता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। वयस्क मताधिकार की बात करें तो इसमें 61वें संविधान संशोधन 1989 के थ्रू 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? 18 वर्ष। मतलब क्या है कि मूल संविधान के लागू होने तक मतदान करने की उम्र कितना निर्धारित किया गया था? 21 वर्ष। परंतु 1989 में इसकी उम्र सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। बात करते हैं आपातकालीन उपबंध क्या है। तो जैसे कि अभी चर्चा किए कि आपातकालीन उपबंध किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। आपात का संबंध, आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार के होते हैं। 352 आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत और आर्टिकल 360 के तहत। आर्टिकल 352 क्या है? युद्ध, आंतरिक अशांति या गृह युद्ध की स्थिति में संपूर्ण भारत में अथवा भारत के किसी एक भाग में, राज्य में या एक से अधिक राज्य में लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 क्या है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। मतलब क्या? केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के असफल हो जाने पर अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाने पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 360 क्या है? वित्तीय आपात। जब भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संपूर्ण भारत में अथवा किसी एक राज्य में वित्तीय आपात लगाया जाता है। बात करते हैं संविधान की नेक्स्ट विशेषताओं की, वह है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब क्या है? स्थानीय शासन से है। देखते हैं यहां पे त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय शासन का मतलब है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की बात करते हैं हम लोग तो यहां पर ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे सरकार की छोटी इकाई को निर्धारित किया गया है। ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला अधिकारी की नियुक्ति किया गया है। तो ये सारी विशेषताएं आपकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनमें निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।